नमस्कार दोस्तों, परीक्षार्थियों, भावी अध्यापकों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुनीता शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद है मैंने जो पीछे पढ़ाया था वो आपको पसंद आया होगा और आपके काम भी आ रहा होगा। तो अब हम दूसरा चैप्टर ले रहे हैं। लेक्चर 2 हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट 25% है। ध्यान रखिए, 25% तभी कवर होंगे जब आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझेंगे। कुछ प्रश्न हमारे ऐसे होते हैं जो रटने के होते हैं और कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो समझने के होते हैं। रट्टाफिकेशन वैसे तो हमारी अगर देखा जाए तो उसको हम गलत पद्धति मानते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बिना रटे याद नहीं कर सकते। रटना नहीं है, समझना है हमें। अब इन 25 प्रश्नों को हम देखते हैं, क्योंकि इस चैप्टर के प्रश्न पेपर में 1-2 ही आते हैं और कई बार इसको छोड़ भी दिया जाता है। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो मैंने सारे संग्रहित किए हैं। देखिए, आपके आने वाली परीक्षा में काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। चलिए हम चलते हैं आगे और देखते हैं हमारे कौन कौन से प्रश्न हैं। हमारा पहला प्रश्न है, साहित्यिक इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण कैसा रहा, यानी कि भारतीय लोगों की जो सोच थी, उनका जो नज़रिया था वो कैसा था। आध्यात्मवादी था, आदर्शवादी था, दोनों था या कोई नहीं था। जब इस प्रकार के प्रश्न होते हैं जिसमें दोनों, कोई नहीं या सभी या कोई नहीं, इस प्रकार के आते तो वो थोड़े मुश्किल प्रश्न हो जाते हैं। क्योंकि कई बार हम देखते हैं, ये देखा हमने आध्यात्मवादी और हमने पढ़ा था आध्यात्मवादी और हम झट से इस पर निशान लगा देते। ध्यान से करने वाले प्रश्न होते हैं, ये आध्यात्मवादी भी था और आदर्शवादी भी था, इसलिए हमारा इसका उत्तर आएगा सी, यानी कि दोनों। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न देखिए, इसका क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी रचना है, यानी कि किसने यह रचना लिखी है। अब इस रचना की यदि हम बात करें, यहाँ पर हमारे 4 ऑप्शन है, रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, सूर्यकांत शास्त्री, और हमारा डी ऑप्शन है नीलिन विलोचन शर्मा। तो यह रचना नीलिन विलोचन शर्मा की है। इसको ध्यान से पढ़ना है, समझना है और फिर याद करना है ताकि आप दोबारा ना भूलो। तो इसका ऑप्शन है वो हमारा रहेगा डी ऑप्शन, नलिनी विलोचन शर्मा। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा तीसरा प्रश्न, साहित्य को जनता की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब किसने कहा है, यानी कि साहित्य जो है जनता जो सोचती है उसका ही प्रतिबिंब साहित्य है, इस प्रकार किसने कहा है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने, रामविलास शर्मा, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो इसका उत्तर जो है हमारा क्या रहेगा, जो हमारे बहुत अच्छे इतिहासकार रहे हैं रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने ये कहा है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है। चौथा क्या कहता है, गारसा दातासी द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गारसा दातासी ने किस भाषा में लिखा था। गारसा जो तासी जो थे वो फ्रेंच के जानकार थे, फ्रेंच भाषा थी उनकी मातृभाषा, तो उन्होंने ये इतिहास लेखन भी उन्होंने फ्रेंच भाषा में ही किया है। तो हमारा इसका उत्तर आएगा फ्रेंच। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा पांचवा प्रश्न, देखिए क्या है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। कुछ विद्वानों ने चारण काल नाम भी दिया है, जिसमें 2 विद्वान प्रमुख है, एक तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है और दूसरे जॉर्ज ग्रियर्सन है। तो यहाँ पर हमारा राम कुमार वर्मा जी है नहीं, तो सी ऑप्शन जो है हमारा जॉर्ज ग्रियर्सन, इसका ऑप्शन उत्तर सही है। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में क्या पूछा गया है, देखिए, हिंदी साहित्य के रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है। ध्यान रखिए, हिंदी साहित्य का जो रीतिकाल था उसके नाम सबसे ज्यादा दिए गए, अलग अलग विद्वानों ने बहुत सारे नाम दिए इन्होंने। तो अलंकृत काल किसने दिया, मिश्र बंधुओं ने जो है इसको अलंकृत काल नाम दिया। मिश्र बंधु 3 भाई थे जिनकी जो न साहित्यिक रचना थी मिश्र बंधु विनोद, जो 2 भागों में प्रकाशित हुई 1913 और 1914 में। उसी में जो पहले प्रकाशित हुई थी उसी में उन्होंने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया। तो हमारा इसका ऑप्शन रहेगा ए। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है 7वां, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न मैंने कई जगह पेपरों में देखा, 2-3 जगह मिला है, स्क्रीनिंग में मिला, स्टेट में भी 1-2 बार आया पहले, तो इसलिए इसको यहाँ रखा है। तो इसका उत्तर जो है हमारा आएगा रमाशंकर शुक्ल, उन्होंने रीतिकाल को कलाकाल कहा है। कहते कि इसमें बहुत सारी कलाएं विकसित हुई, कला से अभिप्राय चित्रकला से नहीं है, जो काव्य कला है उनसे है, तो उसका कारण इन्होंने रीतिकाल को कलाकाल कहा। उसके बाद हमारा 8वां प्रश्न जो है, आदिकाल का नामकरण नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न हमें बड़े ध्यान से पढ़ने हैं। आदिकाल का नामकरण नहीं है, यहाँ पर बात की है नहीं की। अक्सर हम प्रश्न पढ़ते हैं और यहाँ चारण काल पढ़ा और उस पर निशान लगा देते हैं, ऐसा नहीं है, हमें प्रश्न अच्छे से पढ़ना। नहीं पूछा गया है तो इसका मतलब 3 तो है और 1 नहीं है। चारण काल भी कहा है, सिद्ध सामंत काल भी कहा है और प्रारंभिक काल भी कहा है। तो हमारा इसका उत्तर जो है वो सी आएगा, यानी कि रासो काल उसको आदिकाल को नहीं कहा है। उसके बाद 9वां प्रश्न है हमारा, सिद्धों की संख्या कितनी थी, यानी कि वो संख्या में कितने थे सिद्ध। अब सिद्धों की संख्या अगर हम लें तो सिद्ध संख्या में 84 थे।
12 जो थे वो आलावार संत थे और 9 नाथ थे। तो सिद्धों की जो संख्या थी वो 84 थी। इसका उत्तर हमारा रहेगा 84। उसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 10वां प्रश्न, बौद्ध धर्म से किसका संबंध था? यानी कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से बौद्ध धर्म से संबंध किसका था? संतों का, इतिहासकारों का, सिद्धों का या सभी का? संतों का तो नहीं था, इतिहासकारों का भी नहीं था, तो हमारा सी ऑप्शन आएगा यहाँ पे सिद्धों का। यानी कि सिद्ध जो थे वो परोक्ष रूप से बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे। परोक्ष रूप से इसलिए कह रही हूँ मैं कि सिद्धों की 2 जो शाखाएं चली थी, हीनयान और महायान। जो महायान थी आगे 2 भाषाओं में बट गई थी, वज्रयानी और सिद्धयानी। तो उसमें वज्रयानी जो थे वो अपने आप को सिद्ध मानते थे, तो ये वज्रयानी से संबंध रखते हैं कौन? सिद्ध। तो इनका संबंध किससे था? सिद्धों का था। उसके बाद 11वां प्रश्न है हमारा, रासो ग्रंथ की भाषा कौन सी थी? ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न कई बार आता है हमारा। डिंगल पिंगल खड़ी बोली देसी भाषा, डिंगल पिंगल पढ़ा होगा आपने। तो इसकी जो अधिकतर रासो ग्रंथ जो थे वो डिंगल भाषा में लिखे गए थे। डिंगल भाषा वो भाषा कहलाती थी जो अपभ्रंश थी, लेकिन उसमें राजस्थानी का मिश्रण था, उसको कहते थे डिंगल भाषा। और पिंगल वो कहलाती थी जो अपभ्रंश थी और जिसमें ब्रज भाषा का मिश्रण था। 12वां प्रश्न है हमारा, हिंदी साहित्य का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ कब लिखा गया? यानी कि सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का कार्य यानी कि शुभारंभ किसने किया था, जिसको हम इतिहास लेखन की श्रेणी में रखते हैं। वैसे तो उनसे पहले भी लिखा गया था, लेकिन उसको इतिहास ग्रंथ नहीं मानते। जो पहला इतिहास ग्रंथ है गारसा दत्तासी का माना जाता है, जिन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा था। तो यहाँ पे कब लिखा गया, सन पूछा गया। 1839 में जो है ना उन्होंने पहला इतिहास ग्रंथ लिखा था। उसके बाद हमारा 13वां प्रश्न है, शुक्ल जी ने कालों का नामकरण यानी कि काल नामकरण जो विभाजन करके उन्होंने नाम दिए अलग अलग, वो किस आधार पर दिए? शुक्ल जी का जो काल विभाजन है वो सबसे ज्यादा प्रचलित है, 4 भागों में उन्होंने बांटा था काल को। उसके ये जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगी तभी आप इसको ध्यान से पढ़ोगे, जल्दी चैप्टर की वीडियो भी हम डालेंगे। तो इसमें है हमारा परंपरा, प्रवृत्ति, प्रमुख ग्रंथ और कवियों का जीवन, यानी कि किस आधार पर उन्होंने किया। तो शुक्ल जी का जो काल विभाजन है वो परंपरा नहीं, प्रवृत्ति पर आधारित है, प्रवृत्तियों पर। उस समय की जो प्रवृत्तियां थी उसी आधार पर उन्होंने काल विभाजन किया है। उसके बाद हमारा 14वां प्रश्न है, विशलदेव रासो का प्रधान रस क्या है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। विशलदेव रासो का प्रधान, क्योंकि रासो ग्रंथ जो थे अधिकतर हमारे वीर रस में लिखे गए थे और उनमें जो है लड़ाई झगड़े युद्धों का वर्णन है, तो इसलिए अक्सर हम सोचते हैं कि वीर रस होगा। नहीं, विशलदेव रासो जो है वो एक विरह काव्य है और विरह काव्य होने के कारण इसका जो प्रधान रस है वो करुण रस है, ध्यान देना। उसके बाद अगला जो है प्रश्न हमारा 15वां प्रश्न है, इनमें से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? 4 का महाकाव्य दिए गए हैं, प्रथम कौन सा है? यदि प्रथम की हम बात करते हैं तो पृथ्वीराज रासो जो है वो प्रथम है। चाहे ये विवादित रहा है लेकिन फिर भी पृथ्वीराज रासो को ही प्रथम महाकाव्य की श्रेणी में रखा गया, क्योंकि इसमें महाकाव्य की सारी खूबियां हैं। जो धीरोदात्त नायक होना चाहिए, उसमें 7 से ज्यादा अधिक खंड होने, सब कुछ है इसमें महाकाव्य की। उसके बाद हमारा 16वां प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के वृत्त यानी कि बड़े रूप को, वृत्त का मतलब बड़ा, बड़े रूप में कुल कितने सर्ग है? सर्ग से मतलब खंडों से है, और पृथ्वीराज के सर्ग को समय नाम दिया गया है। तो पृथ्वीराज में जो है वो 69 यानी कि 69 जो है ना सर्ग, जो बड़ा रूप है उसमें 69 सर्ग है। उसके बाद 17वां प्रश्न है हमारा, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? यानी कि प्रथम कवि किसे कहा गया है? अधिकतर विद्वान जो है ना राहुल सांकृत्यायन और भी बहुत सारे विद्वान जो है, कई बार इसमें नाम के साथ भी आ जाता है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है, या अधिकतर विद्वानों ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो सरहपाद जो है उनको, सरहपा या सरहपाद बात एक ही है, ये जैन काव्य धारा के कवि थे, इनको हिंदी का प्रथम कवि माना गया है। यानी कि ये माना गया कि इनकी हिंदी के नजदीक रचना थी, इसलिए प्रथम कवि हिंदी का ही है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है हमारा, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी कई बार पेपर में आता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन है या किसे कहा गया है? अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा गया है, क्योंकि ये सारे जो है यहाँ पे जिन जिनका जिक्र है जैन कवि है तीनों। तो अब्दुल हसन जो है वो आदिकालीन कवि, आधुनिक कालीन कवि है, लेकिन जो इनमें तीनों की अगर हम बात करें तो हमारे जो स्वयंभू है उनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं, क्योंकि इनकी पौम चरु रचना है, रामचरितमानस जैसी है या रामायण जैसी है, राम का बड़ा सुंदर वर्णन है उसमें, इसलिए इनको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। उसके बाद है हमारा 19वां प्रश्न, गोरखनाथ की रचनाओं का संग्रह किसने किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। गोरखनाथ जो थे, नाथों में नाथ 9 थे, नाथों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे गोरखनाथ थे और उन्हीं की रचनाएं हमारे पास उपलब्ध होती है और उनकी रचनाओं को गोरखवाणी नाम से संग्रहित किया है। यहाँ पर 4 के नाम हमारे विद्वानों के, जिसमें से एक ने किया है
अब यहाँ पर जो हम बात करते हैं डॉक्टर पीताम्बर बड़थवाल की, उन्होंने उनकी रचनाओं को गोरखबाणी नाम से संग्रहित किया है। उसके बाद अगला प्रश्न आता है हमारा 20वां प्रश्न, परमाल रासों के रचनाकार कौन है। रचनाकार आपको याद करने पड़ेंगे और किसी भी तरह जोड़िए उनको एक दूसरे चीज से। आप अपने मन के मुताबिक कोई काल्पनिक दुनिया बनाइए और उसमें एक दूसरे से जोड़ लीजिए अगर याद रखने हैं तो। अन्यथा रासो ग्रंथ जो होते हैं वो एक आधे पूछ लिए जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं और हम उनको भूल जाते हैं। 15-20 एक हमारे जो है ना रासो ग्रंथ है उनको अच्छे से एक दूसरे से जोड़ जोड़ के याद करिए। परमाल रासों के रचनाकार जो है वो जगनिक है। परम जग, जग जो है वो परम होता है, तो इस प्रकार करके इसको जोड़ लीजिए और याद रह जाएगा आपको। तो हमारा इसका जो है उत्तर रहेगा ए जगनिक। उसके बाद 21वां प्रश्न है हमारा, संत कवियों पर किसका प्रभाव रहा। संतों पर किसकी छवि थी या किसका प्रभाव था। सिद्धों का, नाथों का, बौद्धों का, जैनियों का। नाथ जो थे उनमें खंडन मंडन की प्रवृत्ति थी और वो निर्गुणवादी थे, तो संतों पर भी वही देखी जाती है। खंडन कबीर है जैसे, जो संत कवि ज्यादातर हुए वो निर्गुण भक्ति थे और उन पर नाथों का प्रभाव दिखाई देता था। तो यहाँ ये आएगा हमारा बी वाला ऑप्शन आएगा। उसके बाद हमारा अगला 22वां प्रश्न है, शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा, यानी कि उन्होंने आधुनिक काल को क्या नाम दिया। रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को वर्तमान काल कहा, आधुनिक काल कहा, वीर काल कहा, काव्य काल कहा। सारे ऑप्शन जो है हमारे इसमें से शुक्ल जी का जो है आधुनिक काल है, आधुनिक काल नाम दिया इन्होंने और इसके अलावा इन्होंने आधुनिक काल को गद्य काल कहा, क्योंकि शुक्ल जी जो थे उन्होंने दोहरा नामकरण किया था और इसलिए उन्होंने आधुनिक काल और गद्य काल दोनों नाम दिए। तो यहाँ पर हमारा आधुनिक काल दिया हुआ है, इसका उत्तर आएगा हमारा आधुनिक काल। उसके बाद हमारा 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। युग्म से अभिप्राय जोड़ा, यानी कि रचना है और उसका रचनाकार है, कोई एक इसमें से गलत है। पहला हमारा परमाल रासो जगनिक, हाँ बिल्कुल ठीक है, जगनिक का ही है परमाल रासो। विजयपाल रासो नल सिंह का ही है और खुमान रासो दलपति विजय का है। तो तीनों जोड़े सही है, स्वाभाविक है, 3 सही है, तो चौथा ही गलत होगा। तो यहाँ पर हमारा चौथा जो डी ऑप्शन है बुद्धि रासो कल्हण का, कल्हण की राजतरंगिणी थी, बुद्धि रासो कल्हण का नहीं था, तो इसलिए हमारा इसका ऑप्शन डी जो है वो गलत है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, आदिकाल में किस छंद का सर्वाधिक। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, कई बार स्क्रीनिंग टेस्ट में भी पूछा गया है और एक आध बार स्टेट में भी आया है। किस छंद का सबसे अधिक प्रयोग हुआ आदिकाल में। दोहा, चौपाई, सोरठा, छप्पे। तो यहाँ पर जो छंद दिए गए हैं उनमें से सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ है दोहा छंद का। दोहा प्रिय छंद था आदिकालीन कवियों का। इसके अलावा उन्होंने वैरवी छंद का भी प्रयोग किया है, तो वो यहाँ पे है नहीं, लेकिन वो वैसे भी दूसरे नंबर पे आता है। अगर दोहा दिया जाता है तो आप दोहा ही चुन लोगे, तो इस प्रकार इसका उत्तर हमारा 1 रहेगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न आता है 25वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है हमारा, अपभ्रंश और ब्रज भाषा का मिश्रण से बनी काव्य भाषा को क्या नाम दिया। मैंने आपको पहले भी बताया था क्या नाम दिया था। जो राजस्थानी मिश्रित है उसको डिंगल दिया और जो ब्रज भाषा अपभ्रंश का मिश्रण है उसको नाम दिया पिंगल भाषा। तो इसलिए इसका उत्तर हमारा रहेगा बी पिंगल भाषा। तो दोस्तों इस प्रकार ये मेरी वीडियो आपने देखी, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इसको पसंद करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो कमेंट्स जरूर दें कि आपको कैसी लगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको काम आएगा। इसको ध्यान से देखिए, अच्छे से पढ़िए, चिंतन मनन करिए, रेगुलर पढ़िए। स्टेट कोई बहुत बड़ी परीक्षा नहीं है, आप अवश्य कर पाओगे। धन्यवाद।